नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस में हूं स्वाति रायन। अभी तक की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में फास्ट 50 में देखते हैं। 30 सितंबर को इनकम टैक्स विभाग के दफ्तर आधी रात तक खुले रहेंगे। दरअसल 30 सितंबर ब्लैक मनी डिक्लेरेशन स्कीम की अंतिम तारीख है, इसलिए सीबीडीटी ने इनकम टैक्स विभाग के सभी दफ्तरों को आधी रात तक खुले रखने का निर्देश दिया है। सीबीडीटी ने अपने आदेश में 30 सितंबर को आधी रात तक काउंटर्स खोलने के निर्देश दिए। इसको लेकर सीबीडीटी की चेयरमैन रानी सिंह नायर ने 17 सितंबर को सभी रीजनल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चीफ की मीटिंग भी बुलाई। आपको बताएं, सरकार ने इनकम टैक्स डिक्लेरेशन स्कीम के तहत 4 महीने के लिए ब्लैक मनी विंडो खोली थी, जिसकी अंतिम तारीख 30 सितंबर को खत्म हो रही है। अगर आप समय से टैक्स भरते हैं तो हो सकता है कि मोदी सरकार आपको सम्मानित करे। सीबीडीटी ने घोषणा की कि वो देश भर के उन ईमानदार टैक्स पेयर्स को सम्मानित करेगा जो बिना किसी देरी के अपना इनकम टैक्स समय पर भरते हैं। यानी अगर आप भी समय पर इनकम टैक्स भरते हैं तो आप भी सम्मानित हो सकते हैं। इसके लिए सीबीडीटी ने टैक्स पेयर्स को 4 कैटेगरीज में बांटा है। इसमें लार्ज, रेगुलर, कंप्लायंट और डिलिजेंट टैक्स पेयर शामिल हैं। चुने गए लोगों को इनकम टैक्स विभाग कमेंडेशन सर्टिफिकेट भी देगा। दिवाली से पहले दाल के दाम 100 प्रति किलो से नीचे हो सकते हैं। सरकार ने व्यापारियों से अपील की है कि वो दिवाली से पहले अरहर दाल की कीमतें 100 रुपए प्रति किलो से कम कर दें। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने देश के 15 बड़े आयातकों के साथ मीटिंग की। उनसे पूछा कि जब 80 लाख टन दाल की कमी थी तो पिछले साल केवल 58 लाख टन का ही आयात क्यों किया। पासवान ने पूछा कि ऐसा जानबूझकर बाजार में दाल की कमी करने और इसका फायदा उठाने के लिए तो नहीं किया गया। वहीं एक राहत भरी खबर भी है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक इस बार दाल के रिकॉर्ड यानी 2 करोड़ 10 लाख टन से 2 करोड़ 20 लाख टन पैदावार होने की उम्मीद जताई गई है, जो पिछले साल के मुकाबले 45 से 55 लाख टन ज्यादा है। एग्रीकल्चर कमिश्नर के मुताबिक अच्छे मॉनसून और दाम बढ़ने से इस साल किसानों ने दालों की बम्पर बुआई की। पिछले हफ्ते तक दालों की बुआई में 29% की बढ़ोतरी हुई है। सप्लाई घटने और मांग बढ़ने से दाल के दाम 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए थे। पार्श्वनाथ डेवलपर्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्श्वनाथ को 4 हफ्ते के अंदर 12 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया है। दरअसल ये मामला गाजियाबाद के पार्श्वनाथ एक्सोटिका प्रोजेक्ट का है। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन यानी NCDRC ने पार्श्वनाथ एक्सोटिका प्रोजेक्ट के 70 ग्राहकों को 4 हफ्ते के अंदर मूल रकम 12% ब्याज के साथ लौटाने का आदेश सुनाया था। NCDRC के इस फैसले के खिलाफ पार्श्वनाथ ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पार्श्वनाथ ने सफाई दी है। पार्श्वनाथ का कहना है कि उन्हें अभी तक कोर्ट का आदेश नहीं मिला है। हालांकि कंपनी कोर्ट के आदेश को मानने के लिए बाध्य है। इकोनॉमी के मोर्चे पर राहत की खबर है। अगस्त में व्यापार घाटा 1240 करोड़ डॉलर से घटकर 767 करोड़ डॉलर रह गया है। हालांकि इस दौरान एक्सपोर्ट में 0.3% की गिरावट दर्ज की गई है और ये 2152 करोड़ डॉलर रहा है, जबकि अगस्त में ही इंपोर्ट 14.1% गिरकर 2919 करोड़ डॉलर रह गया। अगस्त में दाल इंपोर्ट में 4.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि गोल्ड इंपोर्ट में 77% की गिरावट दर्ज की गई। आपको जल्दी 20 रुपए के नोट पर अब आरबीआई के नए गवर्नर उर्जित पटेल के हस्ताक्षर दिखेंगे। ये नोट महात्मा गांधी सीरीज वाले बैंक नोट होंगे। इस नोट के पीछे साल 2016 प्रिंट होगा। रिजर्व बैंक ने नोट के रंग में कोई बदलाव नहीं किया है। ये बताएं कि उर्जित पटेल ने 4 सितंबर को आरबीआई गवर्नर का पद संभाला था। आजकल देश के कई हिस्सों में 10 रुपए के सिक्के नकली होने की अफवाह तेजी से फैल रही है। इस अफवाह के चलते ऑटो ड्राइवर और दुकानदार 10 रुपए का सिक्का लेने से इनकार कर रहे हैं। दरअसल व्हाट्सएप के जरिए तेजी से फैल रही इस अफवाह के चलते लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। पर आरबीआई ने इन अफवाहों पर अपना बयान दिया। आरबीआई का कहना है कि ये एक आधारहीन अफवाह है। आरबीआई की 10 रुपए के सिक्के को बंद करने की कोई योजना नहीं है। लोगों को बिना किसी डर के 10 रुपए के सिक्के को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई बैंक इसे लेने से मना करे तो इसकी शिकायत आरबीआई से करें।
रिलायंस जियो ने टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया कि एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया मोबाइल पोर्टेबिलिटी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। जियो ने आरोप लगाया कि ये कंपनियां जानबूझकर एमएनपी नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। जियो ने चिट्ठी में कहा कि ये लाइसेंस नियमों का उल्लंघन है और ट्राई को एक्शन लेना चाहिए। जियो का आरोप है कि ये तीनों कंपनियां एमएनपी नहीं देने के लिए जिन नियमों का हवाला दे रही हैं उसका कोई मतलब ही नहीं। मिले जुले विदेशी संकेतों के चलते भारतीय बाजारों की आज सुस्त शुरुआत हुई, लेकिन आज के कारोबार में निफ्टी 8,700 के स्तर को होल्ड करने में कामयाब रहा। कारोबारी सत्र के आखिरी घंटे में आई खरीदारी के चलते बाजार दिन के उच्चतम स्तर के करीब बंद हुआ। सेंसेक्स 41 अंक, निफ्टी 16 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों के शेयरों में अच्छी खरीदारी दिखी। सरकार ने रुपए के डिवैल्यूएशन की खबरों का खंडन किया है। वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय दोनों ने इस खबर का खंडन किया। बाजार में खबर थी कि वाणिज्य मंत्रालय रुपए के डिवैल्यूएशन के पक्ष में है। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके डिवैल्यूएशन पर बैठक का खंडन किया। वहीं वित्त मंत्रालय ने भी कहा कि डिवैल्यूएशन पर फैसला इतना आसान नहीं है। आपको बताएं, डिवैल्यूएशन की खबर के बाद रुपए में तेज गिरावट आई थी। सेबी ने शेयर ट्रांसफर में गड़बड़ियां रोकने और शेयर ट्रांसफर का नियम आसान करने के लिए नियम बदले हैं। इसके तहत सिंगल नॉमिनी वाले मामलों में नॉमिनी को शेयर ट्रांसफर की अर्जी देनी होगी। साथ ही मूल सिक्योरिटी होल्डर के डेथ सर्टिफिकेट की नोटरी से प्रमाणित कॉपी देनी होगी। सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड की कॉपी भी देनी होगी। जिन मामलों में कोई नॉमिनी न हो, ऐसे मामले में सभी कानूनी वारिसों के कानूनी अधिकार का एफिडेविट लगाना होगा। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने एयरक्राफ्ट में सेल्फी लेने पर रोक लगा दी है। डीजीसीए ने निर्देश दिए कि क्रू मेंबर्स एयरक्राफ्ट के अंदर सेल्फी न लें। इसके अलावा एयरलाइंस ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी यात्री एयरक्राफ्ट में चढ़ते और उतरते वक्त फोटोग्राफी ना करें। हालांकि इससे पहले भी एयरक्राफ्ट में फोटोग्राफी को लेकर कुछ नियम थे, लेकिन उनका सख्ती से पालन नहीं हो रहा था। हाल ही में कॉकपिट के अंदर सेल्फी खिंचवाने के कुछ मामले सामने आए हैं, जिसके चलते एयरलाइंस और यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए। इंडिगो की फ्लाइट में 6 पायलट्स ने कॉकपिट के अंदर अपने परिवार वालों के साथ सेल्फी खिंचवाई थी। $787 करोड़ यूरो के रफाले फाइटर डील पर फ्रांस के साथ 23 सितंबर को हस्ताक्षर होंगे। 36 रफाले फाइटर प्लेन की खरीद के लिए दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर होंगे। आपको बताएं कि भारत ने इस प्लेन को खरीदने के लिए करीब 10 साल पहले फैसला किया था। 36 फाइटर्स के साथ भारत को मीटियोर मिसाइल के साथ दूसरे हथियार भी मिलेंगे। मीटियोर मिसाइल की गिनती दुनिया की सबसे आधुनिक मिसाइलों में होती है। 787 करोड़ यूरो की इस रकम में 50% रकम फ्रांस भारत में निवेश करेगा या फिर भारत से सामान की खरीदारी करेगा। डील पर हस्ताक्षर के लिए फ्रांस के रक्षा मंत्री भारत आएंगे। नए रफाले फाइटर प्लेन 2019 से एयरफोर्स में शामिल होंगे। सीबीआई ने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन एंड एमडी अर्चना भार्गव के खिलाफ लोन देने में बड़ी गड़बड़ी को लेकर केस दर्ज किया है। इस मामले में सीबीआई ने अर्चना भार्गव के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नोएडा के 5 ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी में करीब 2 करोड़ 85 लाख रुपए की ज्वेलरी, 10.5 लाख रुपए नकद, 5 करोड़ 82 लाख रुपए के बैंक डिपॉजिट के पेपर और बैंक खाते में 2 करोड़ 26 लाख रुपए मिले। सीबीआई ने नोएडा, दिल्ली और मुंबई में 4 प्रॉपर्टी के कागजात भी जब्त किए हैं। अर्चना भार्गव पर अपने पति की कंपनी में गलत तरीके से लोन देने का आरोप है। सीबीआई ने आज चिटफंड मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कंपनियों के 3 डायरेक्टर को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने पोंजी स्कीम चलने वाली कंपनी इन्फिनिटी रियलकॉन के 2 डायरेक्टर प्रणब मुखर्जी और प्रवीर कुमार मुखर्जी को गिरफ्तार किया है। इन पर लोगों से 565 करोड़ रुपए जमा करने का आरोप है। साथ ही सीबीआई ने पीएफएल इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर शंकर शाह को भी गिरफ्तार कर लिया है। पीएफएल इंडस्ट्रीज पर लोगों से 60 करोड़ रुपए जमा करने का आरोप है। विजय माल्या को विदेश मंत्रालय से 2 टूक मिली है। कहा, भारत वापस लौटने के लिए प्रक्रिया का पालन करें। विजय माल्या दरअसल कोर्ट में माल्या के वकील ने सुनवाई में पासपोर्ट रद्द होने की दुहाई दी थी। इन्फोसिस के सीईओ विशाल सिक्का ने आज जीएसटी नेटवर्क को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। इन्फोसिस जीएसटीएन यानी जीएसटी नेटवर्क के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है। मुलाकात के बाद सिक्का ने कहा कि जीएसटीएन के स्ट्रक्चर में कुछ दिक्कतें हैं, जिन्हें दूर किया जाएगा।
lots of work to be done between now and then, and that is some of the things that we discussed. And lots of industry, banks, small businesses, big businesses, many different stakeholders have to all come together, and it's it's a very complex and heterogeneous architecture that we are putting together to take into account many different diverse needs of different kinds of stakeholders. It is something, I think in such a complex project there are going to be lots of issues. केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम में निवेशकों को दिक्कत होने की बात सामने आई है। जी बिजनेस को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक निवेशकों को सोना डीमैट रूप में नहीं मिल पा रहा। सूत्रों के मुताबिक सेकंड सीरीज के आधे निवेशकों के डीमैट में दिक्कत आई। बैंकों और निवेशकों के डेटा में समानता नहीं होने से मुश्किल सामने आई है और पीएसयू बैंकों के निवेशकों के डेटा में परेशानी ज्यादा है। एप्पल ने भारत में आईफोन 7 और 7 प्लस के दाम का ऐलान कर दिया है। 32 GB वाला आईफोन 7 60,000 रुपए में मिलेगा, जबकि 128 GB वाला आईफोन 7 70,000 रुपए, 256 GB वाला आईफोन 7 80,000 रुपए में मिलेगा। वहीं 32 GB आईफोन 7 की कीमत 72,000 रुपए। बीस देशों में आईफोन 7 की बिक्री कल 16 सितंबर से शुरू होगी, लेकिन इसके दीवाने अभी से एप्पल के स्टोर के बाहर लाइन में लगने शुरू हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें देखिए, जहां आईफोन लवर्स लाइन में लग गए। सबसे पहले आईफोन पाने की चाहत सबकी है। ऐसा नजारा हर बार देखने को मिलता है जब आईफोन का नया मॉडल लॉन्च होता है। तो वहीं दूसरी तरफ एप्पल ने भारत में आईफोन के दाम भी घटा दिए हैं। कंपनी ने भारत में आईफोन 6s, 6s प्लस के दाम 22,000 रुपए तक घटाए हैं। 128 GB वाला आईफोन 6s अब 82,000 रुपए की जगह 60,000 रुपए में मिलेगा, जबकि आईफोन 6s प्लस 92,000 रुपए की जगह 70,000 रुपए में मिलेगा। इसी तरह कंपनी ने 64 GB वाले आईफोन SE की कीमत 49,000 रुपए से घटाकर 44,000 रुपए कर दी है। भारत में नए आईफोन 7 और 7 प्लस की प्री बुकिंग भी शुरू हो चुकी है और इस 7 अक्टूबर से मिलना शुरू हो जाएगा। एचपीएल इलेक्ट्रिक का आईपीओ 22 सितंबर को खुलकर 26 सितंबर को बंद होगा। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 175 से 202 रुपए प्रति शेयर तय किया है। कंपनी के आईपीओ के जरिए 361 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। एचपीएल इलेक्ट्रिक के आईपीओ को एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, आईसीआई सिक्योरिटीज और आईडीएफसी बैंक मैनेज कर रहे हैं। आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कर्ज चुकाने और वर्किंग कैपिटल की जरूरत पूरा करने के लिए किया जाएगा। एचपीएल इलेक्ट्रिक मीटरिंग सोल्यूशन, स्विच गियर, लाइटिंग इक्विपमेंट्स और केबल बनाते हैं।